नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, टैगोर एजुकेशन ग्रुप ख्याला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं विवेक कुमार शर्मा आपको केमिस्ट्री बेसिक की क्लास 2 लेके आया हूं, जिसमें आज हम समझेंगे परमाणु व अणु में अंतर। आइए शुरू करते हैं। परमाणु व अणु में अंतर, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पदार्थ परमाणु व अणुओं से मिलकर बना होता है। अब हम तो बेसिक जानकारी लेते हैं, परमाणु और अणु में क्या अंतर है, इनको कैसे समझ सकते हैं। तो आइए परमाणु व अणु में अंतर को समझते हैं। परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है। यहां मैंने देखो एक शब्द लिया है तत्व, जिसको हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब यहां भी बताऊंगा मैं। और अणु तत्व और यौगिक दोनों में पाया जाएगा। अगला जो अंतर है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसका तात्पर्य कि यह अन्य परमाणुओं के साथ क्रिया करता है और अणु अवस्था में पाया जाता है। इसका अपवाद जो है वो है निष्क्रिय गैसें। निष्क्रिय गैसें जैसे आपको जानकारी होगी, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये गैसें निष्क्रिय गैसें होती हैं। इनमें अणु नहीं पाए जाते, केवल परमाणु ही पाए जाते हैं। तो ये परमाणु स्थायी होते हैं, तो इसलिए यहां लिखा गया है निष्क्रिय गैसों के अलावा। नेक्स्ट अणु की बात करते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, मतलब ये स्वतंत्र अस्तित्व में पाया जाता है, यानी ये स्वतंत्र रहता है। नेक्स्ट, परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अभी आपने समझा कि यहां जो ऊपर वाला बिंदु दे रखा है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, इसका मतलब है कि परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और दूसरे परमाणुओं के साथ संयोग करके अणु अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन निष्क्रिय गैसों में परमाणु निष्क्रिय होते हैं, मतलब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये कम क्रियाशील होता है, मतलब अणु क्रिया नहीं करता है, कम या नहीं करता है, ये कह सकते हैं। यानी अणु जब स्वतंत्र अवस्था में पाया जा रहा है, इसका मतलब क्रिया नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, परमाणु सीधे रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, मतलब डायरेक्ट अपक्रिया करता है, सीधे अपक्रिया कर लेता है, दूसरे परमाणु से संयोग कर लेता है। लेकिन अणु सीधे रासायनिक अपक्रिया नहीं करता है, सीधे रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है। मतलब पहले परमाणुओं में वियोजित होता है, फिर वो परमाणु आपस में अभिक्रिया करते हैं, यानी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उदाहरण की बात करें, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, आयरन। यहां उदाहरण दिया है मैंने H2, N2, H2O, CO2। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। अब थोड़ा सा मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देता हूं और अच्छे ढंग से। परमाणु, जिसको आप जानते होंगे एटम कहते हैं, इसको एटम कहते हैं। तो कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी। परमाणु कैसा कण है? पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। पदार्थ का कैसा कण था? सूक्ष्मतम कण, जो किसमें भाग ले रहा था? रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहा था। किसमें भाग ले रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये हमने क्लियर किया था कल, और इसके बारे में आज हमने और कुछ बातें समझी। जैसे क्या, कैसा नहीं है ये? स्वतंत्र नहीं रहता।
स्वतंत्र नहीं रहता मतलब यहां अगली लाइन क्लियर ही हो जाती है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब स्वतंत्र क्यों नहीं रहता, थोड़ी सी यहां जानकारी समझे हम। आपको आगे चल के ये और जानकारी मिलेगी और पुरानी कक्षाओं में जानकारी ली होगी कि परमाणु जिनके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कोश में क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, वो कैसे माने जाते हैं, स्थायी माने जाते हैं। ठीक है, और जैसा कि यही बात किसमें आती है, निष्क्रिय गैसों में आती है। किसमें आती है, निष्क्रिय गैसों में यही चीज देखने को मिलती है। लेकिन निष्क्रिय गैसों में एक अपवाद होता है, कौन, हीलियम, जिसके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम कोश पहला है और पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए हीलियम भी क्या है, निष्क्रिय व्यवहार दर्शाती है। अगली बात, अब ऐसे परमाणु जिनके अंतिम कोश में 8 से क्या है, कम इलेक्ट्रॉन है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, यही परमाणु स्वतंत्र नहीं रह पाते, तो ये क्रियाशील हो जाते हैं। और ये क्रियाशीलता इनकी किसके कारण होती है कि ये अपने अंतिम कोश में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, क्रिया करते हैं और अणु के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो हमने परमाणु के बारे में समझी। इसके बाद अब हम बात कर लें यहीं पर थोड़ा समझने के लिए अणु की। अणु को मैंने बताया किससे मिलकर बना हुआ है भाई, परमाणुओं से। किससे बना है, परमाणुओं से बना होता है। और जैसा यहां आप समझ भी रहे होंगे, ठीक है, जैसे मैं बात कर लूं किसकी, H2O अणु की, तो H2O अणु कैसे बन रहा है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 1 ऑक्सीजन का परमाणु संयोग कर रहा है और क्या बना रहा है, H2O अणु बना रहा है। और ये क्या है सभी, ये सभी क्या है, परमाणु हैं, ये सभी क्या है, परमाणु हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमने उदाहरण लिया था किसका, H2, तो इसको भी समझें। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु संयोग कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, H2 अणु बना रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन के क्या हो गए, परमाणु हो गए। तो अभी हम ज्यादा गहराई में ना जाते हुए एक बेसिक जानकारी ले रहे हैं जो हमें पुरानी कक्षाओं में भी होती है और यहां भी हमें रखनी चाहिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझें, आगे समझें इसको। तो यहीं पर मैं थोड़ा और जानकारी दे दूं आपको कि जो अणु होते हैं, जो अणु होते हैं, यही अणु वाले पोर्शन में मैं थोड़ा यही समझाऊं। जो अणु होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ऐसे सम परमाणविक, एक कौन से होंगे, विषम परमाणविक। एक सम परमाणविक और दूसरे अणु होंगे हमारे कौन से, विषम परमाणविक। देखो समपरमाणविक का मतलब क्या है, समान परमाणु हो जिसमें, समपरमाणविक का मतलब क्या है, जिसमें क्या हो, समान परमाणु, मतलब एक जैसे ही परमाणु मौजूद हो। ये हमें दिख रहा है, देखो इसमें दोनों ही परमाणु कैसे हैं, समान है, हाइड्रोजन के हैं, तो ये वाला अणु कैसा कहलाएगा, समपरमाणविक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समपरमाणविक। और इसमें आप देखो H2O में, इसमें ये किसका परमाणु है, हाइड्रोजन का, ये परमाणु किसका है, ऑक्सीजन का। दोनों परमाणु कैसे हैं, विषम। विषम का मतलब है यहां पर भिन्न से, अलग अलग से, और सम का मतलब किससे है, समान से, किससे, समान परमाणु। तो ऐसे अणु को हम क्या बोलेंगे, विषम परमाणविक अणु बोलेंगे। ठीक है,
तो ये एक सामान्य सी जानकारी थी अणु और परमाणु की, जो हमने आपको दी, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो यहां देखो, दोबारा से एक बार और समझ लेते हैं कि यहां मैंने लिया है कि परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है, क्लियर, तत्व का सूक्ष्मतम कण है, ठीक है, और अणु को कहा है तत्व और यौगिक दोनों का क्या है, ये सूक्ष्मतम कण है, क्लियर। सारी बातें मैंने समझा दी कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं, ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा, ये क्रियाशील तो ये कम क्रियाशील या नहीं क्रियाशील, ये रासायनिक क्रिया में डायरेक्ट सीधे भाग लेगा, ये रासायनिक क्रिया में सीधे भाग नहीं लेगा, बल्कि पहले परमाणु में टूट जाएगा, उसके बाद भाग लेगा। तो ये सारी चीज हमने इसमें समझी, और अब हम अगली जानकारी की ओर चलते हैं, और वो है जानकारी हमारी परमाणु की संरचना। वैसे तो हम 11वीं में अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन वही बेसिक की बात हो रही है, तो परमाणु के बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक डायग्राम है जो आपके सामने है, और ये किसको दर्शा रहा है, परमाणु की संरचना को दर्शा रहा है, ठीक है। इसमें जो डायग्राम में आपको दिखाया गया है, थोड़ा समझें। इसमें ये डायग्राम शो कर रहा है यहाँ, इसको अगर ऐसे समझूं मैं, इस तरीके से आपको बता रहा हूं। तो देखो, ये जो मैंने संरचना भी बनाई है, ये परमाणु की संरचना के बारे में है। ये परमाणु का कण दिखाया गया, इसको हमने इलेक्ट्रॉन का है। ये P दिखाया गया है, इसको मैं बोलूं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये जो मैंने दिखाया ये कण है प्रोटॉन, और ये कण है न्यूट्रॉन। और ये जो मैंने वृत्ताकार, ये जो पूरा जो संरचना बनाई है, ये व्यक्त कर रही है किसको, नाभिक को। और ये जो दिखाई गई है कक्षा है, जिसको हम कक्षा जिसको हम कोष भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ज्यादा गहराई में ना जाते हुए केवल हम परमाणु की सिंपल साधारण संरचना की ओर चलते हैं, जो क्या क्या होता है हमारे परमाणु में। तो देखो, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, ये नाभिक। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, जो केंद्रीय भाग है उसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक में दो कण दिखाए गए हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग जो दर्शाया गया है, हालांकि ये बहुत सारे मार्ग होते हैं, अनंत तक हो सकते हैं। तो इस मार्ग को क्या नाम दिया गया है, कक्षा। और इस मार्ग में जो कण चक्कर लगाते हैं वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस तरीके से अब इन सब की जानकारी हम विस्तार से आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, ये याद रखना है। यानी अगर आपसे कहें कि न्यूक्लियॉन क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन को किससे दिखाया है मैंने, P से, ठीक है। और न्यूट्रॉन को N से दिखाया था। न्यूट्रॉन को किससे दिखाया था हमने, N से दिखाया था। न्यूट्रॉन को किससे व्यक्त किया था, N से व्यक्त किया था, है ना। अब प्रोटॉन पर हम बात करें, प्रोटॉन पर पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन पर धनावेश होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है उदासीन। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। यानी प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाएगा और न्यूट्रॉन क्या होगा, उदासीन होगा। नेक्स्ट बात कर रहे थे हम, जो मैंने कहा न्यूट्रॉन कैसा है, उदासीन। और प्रोटॉन को यहीं पर, वहां भी मैंने लिखा था, कैसा है, धनावेशित कण। कैसा कण है, धनावेशित कण। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन
जो तीसरा कण आया वो कौन आया? इलेक्ट्रॉन। कौन से पथों पर? वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इन पथों को कक्षा, अंग्रेजी में ऑर्बिट, को सेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को ई से, जैसे हमने लिखा था, इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शाते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पर क्या पाया जाता है? ऋणावेश पाया जाता है। अब यहीं पर जानकारी के लिए आपको बताएं, जैसा कि यहां दे भी रखा है, परमाणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए उदासीन होता है। एक उदासीन परमाणु या उदासीन होने की शर्त को हम ऐसे समझते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। अब यह भी समझें कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी बराबर होता है। प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर किंतु विपरीत होता है। किंतु क्या होता है? विपरीत। ठीक है। अब आवेश बराबर है, विपरीत का मतलब प्रोटॉन को समझ ही चुके थे, कैसा होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है? नेगेटिव। और ये जो आवेश होता है, इस आवेश का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम होता है। मैंने सिंपली लिख दिया, कैलकुलेशन में इसी आवेश को हम यूज करते हैं। तो अभी इतना ही मान समझे, तो दोनों पर इतना ही आवेश पाया जाता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो इसको क्या कह दूंगा? धन। और इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसी आवेश को मैं क्या कह दूंगा? ऋणावेश। तो धनावेश ऋणावेश बराबर हो जाएगा, तो हमारा नाभिक क्या होता है? उदासीन होता है। सॉरी, नाभिक नहीं, हम यहां कहेंगे परमाणु को। परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम आज परमाणु की बेसिक जानकारी को समझे, जो हमें आनी चाहिए। बाकी परमाणु हमारा आगे चैप्टर है जिसका हम अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।